नमस्कार, मटवा ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से मैं पीयूष कुमार एक बार फिर से आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत काइंड्स ऑफ लॉ पे चर्चा की थी। इसके विधि के प्रकारों में हमने 6 प्रकारों पे चर्चा की थी और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम इसके अगले प्रकार पे आते हैं, जिसमें आ जाता है पहला कॉमन लॉ, यानी कि जो हम पिछले 6 प्रकारों पे चर्चा की थी उसी के आगे 7वें पर आ जाता है आपका कॉमन लॉ। कॉमन लॉ है क्या? कॉमन लॉ जिसको कहते हैं ना, ये इसका निर्माण जो है न्यायालय के द्वारा ही होता है। जैसे जो कोर्ट ने डिसीजन दिए उसके आधार पर जो नए नए लॉ आपके बनते हैं, ये उसके आधार पे, ये समझ ली उस पे आधारित है ये। और ये मूलतः जो है ये आपकी इंग्लैंड की विधि है, जिसको विधि का एक समूह है। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि यह किसी देश की सामान्य विधि होती है। और सामंत महोदय ने भी यह स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह आंग्ल विधि का समूह है, यह एक प्रकार का आंग्ल विधि का समूह है। और कॉमन लॉ के अंतर्गत अलिखित विधि और चलन में रहने वाले जो उस समय के जो लॉ होते हैं, जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, जिसको कहते हैं ना प्रथा और रूढ़ी के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे आपकी संविधि विधि जो होती है, जैसे जो इसका निर्माण विधायिका करती है, इसका निर्माण विधायिका नहीं कर रही है, ये जिसको कहते हैं टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जैसी जो प्रथा चली आ रही है, जो रूढ़ी चली आ रही है, उसके अनुसार बदलते हैं। और जो कोर्ट में, न्यायालय में जिस प्रकार के वाद, जिस प्रवृत्ति के वाद होते हैं, उसमें जो कोर्ट डिसीजन देती है, जो अपने निर्णय देती है, उसके अनुसार इसके नियम प्रतिपादित होते हैं। और इसके आगे हम चलते हैं तो 8 नंबर पे आ जाती हैं आपकी साम्या विधि, यानी कि इक्विटी लॉ। इक्विटी लॉ है क्या? यह एक तरह से समानता पे आधारित होती है, जिसको पहले पार्ट में आपने देखा होगा ना कि जो पहली थी नेचुरल लॉ, प्राकृतिक विधि, निष्पक्षता और न्याय पे आधारित होती है। और ये जो है होती, जिसको कहते हैं समता यानी समानता पे आधारित है। और नागरिक विधि यानी कि सिविल लॉ जो होता है उसके समानांतर चलती है। लेकिन कभी मान लीजिए अगर ऐसी स्थिति आ गई जहाँ पर सिविल लॉ यानी कि कॉमन लॉ को अगर ये आच्छादित करेगी, या इसको जिसको कहिए कि वो उसके ऊपर, अगर सामान्य भाषा में कह दे, उसके ऊपर अगर हावी हो रही होगी, तो ये इसको नहीं लिया जाएगा। ये इसके ऊपर नागरिक विधि की ही प्रधानता रहेगी। और इसका निर्माण जो है, मतलब यूँ समझ लीजिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जो हमारा सिविल लॉ होता है उसमें अगर जो कुछ कठिनाइयाँ जो होती हैं उसमें सुधार के रूप में, या यूँ कहिए कि उसमें अगर कुछ ऐसी जगह या ऐसी परिस्थिति हो जाती है जब वहाँ पर हमें कॉमन लॉ में कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उस समस्याओं को दूर करने के लिए इस सुधार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब मुख्यतः जो चांसलरी न्यायालय तो हमारे इंग्लैंड में ही होते हैं, ये हमारे यहाँ नहीं होते। चूँकि हमारे भारतवर्ष में जो भी विधि आई है वो मूलतः इंग्लैंड के द्वारा अंग्रेज़ों के शासनकाल से जो रहा है, मतलब उन्हीं की प्रक्रिया, उन्हीं पे आधारित विधि यहाँ पर आई है। तो इसीलिए हमारी जो विधि, हमारे यहाँ जो लॉ है प्रेजेंट टाइम में, ये देखा जाए तो ये इंग्लैंड का ही लॉ जो है यहाँ पर है। वो क्योंकि विधि का निर्माण वहाँ पर हुआ और उसको यहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा प्रक्रिया में व्यवहारिक रूप में इसे लागू किया गया, लेकिन कुछ यहाँ की परिस्थिति के अनुसार उसमें चेंजेस किए गए। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, आपकी आ जाती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सामान्यतः इसे सुना भी करते हैं, वो उसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, यानी कि प्रशासनिक विधि। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, मतलब अध्ययन की दृष्टि से भी, और इससे संबंधित प्रश्न भी बहुत आते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं हम। प्रशासनिक विधि के अंतर्गत, जिसको कहते हैं ना सामान्यतः प्रशासनिक विधि के अंतर्गत जो है, ये आपके जो प्रशासनिक अभिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हम जिनको कहते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका जो स्ट्रक्चर तैयार होता है, गठन, उसके कर्तव्य, अधिकार और उसकी पूरी नियमावली इसके अंतर्गत होती है। क्यों कहिए, उसके प्रशासनिक विधि के अंतर्गत ही इसका निर्माण होता है। और यह जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि अब हमारा जो राज्य है वह सिर्फ कर वसूलने वाला राज्य नहीं रह गया कि बस टैक्स लेना, कोई जैसे अंग्रेज़ों के समय था। यह अब एक कल्याणकारी राज्य है।
तो यह कल्याणकारी राज्य जो होता है, जो लोक कल्याण के जो भी कार्य या जो भी क्रियाकलाप होते हैं सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित होता है, और इसी के अंतर्गत ही आपकी प्रशासनिक विधि का जन्म हुआ है, या यूँ कहिए इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। और भाई ये है ना कि जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकरण हैं, जैसे आपने सुना होगा लोक सेवा अधिकरण, राज्य का, केंद्र का, है ना। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका गठन जो है प्रशासनिक विधि के ही अंतर्गत किया गया है। जेनिंग्स महोदय कहते हैं कि इसका संबंध मुख्यतः प्रशासन से है। प्रशासन मतलब जो भी प्रशासनिक अधिकरण होता है, जो भी लोक सेवक होते हैं, जो भी प्रशासन में संबंधित जो भी अधिकारी, कर्मचारी वगैरह जो होते हैं, तो ये एक तरह से उनके कर्तव्यों और अधिकारों को यह निर्धारित करता है, उनके दायित्वों को। जैसे देख रहे हैं आप, इसमें साफ लिखा है कि वह प्रक्रिया जिससे प्रशासनिक अधिकारियों के कर्तव्यों और दायित्वों का प्रवर्तन यानी कि उन्हें लागू किया जा सकता है। जैसा कि हम देखते हैं हर राज्य के मुख्यालयों में प्रशासनिक अधिकरण होते हैं, राज्य का और केंद्र का। तो मेन ये है कि जैसे किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि या कुछ हो जाता है, तो उनके जो, जैसा कह रहा है कि उनके अधिकारों, दायित्वों, कर्तव्यों का, तो उससे यदि उनसे कोई चूक हो जाती है और वो हो जाती, तो इसकी सुनवाई इसी अधिकरण के द्वारा ही की जाती है। तो यह सब प्रशासनिक विधि के अंतर्गत इसका क्रियान्वयन किया जाता है। इसी क्रम में अब हम आगे चलते हैं। इसी क्रम में आगे चलते हुए हम देखते हैं अगला पार्ट आ जाता है इसका मार्शल विधि, यानी कि मर्टियल लॉ। इससे जैसा कि शब्द सुन के ही प्रतीत हो रहा है कि यह सेना से संबंधित है। ये जैसा कि सैनिक न्यायालयों, जो हमारे सैनिक न्यायालय होते हैं, उसमें इस लॉ का प्रयोग किया जाता है। और इसको कहते हैं ना, इसको 3 प्रकार से इसका यूज़ होता है या प्रयुक्त किया जाता है। नंबर 1, जैसे मान लीजिए जब कोई सेना कहीं कोई लड़ाई जीतती है, तो एक निश्चित भूभाग या एक क्षेत्र पर उसका जो है कब्जा हो जाता है, तो वहाँ पे कैसे शासन करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं पार्ट 1 पे लिखा, सैनिक अधिकारियों द्वारा युद्ध में अधिग्रहित विदेशी क्षेत्रों में शासन करने में प्रयुक्त। यानी कि लड़ाई में जैसे मान लीजिए कि सेना ने कुछ एक भूभाग पे कब्जा कर लिया, तो वहाँ पे कैसे वहाँ पर सिस्टम चलाना है, शासन करना है। और दूसरा, सेना द्वारा खतरे के समय नागरिक विधि के निलंबन, यानी कि जैसे आपने देखा होगा जब मान ली कोई बहुत आपातकाल या कोई ऐसी स्थिति आ जाती है, तो हमारा सिविल लॉ जो होता है ये फ़िलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते। और तीसरा, सेना प्रशासन चलाने में प्रयुक्त विधि, जैसे कभी ऐसा लगे कि हालात बहुत ऐसी स्थिति हो गई है कि जब हमारी सिविल लॉ नहीं चल पा रहा है ठीक से, या उसके अनुसार लोग नहीं मान रहे हैं, हालात काबू में नहीं हैं, तब इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा, काफ़ी पहले बात है, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ सेना प्रमुख हुआ करते थे, तो उन्होंने कैसे सत्ता को पलट दिया और वो उस पर ये लोग हावी हो गए। तो आखिर वो यूँ कहिए कि उस तरह से सेना का शासन आ गया देश पर। तो यही चीज़ है कि वहाँ पर आपात स्थिति घोषित की गई। वह चीज़ अलग है व्यवहार रूप में कि ये सब जान के किया गया या किसी सोची समझी रणनीति या योजना के तहत किया गया, लेकिन समानता यदि हम देखें तो यही है कि वहाँ का शासन जो है नागरिक विधि पूरी तरह निलंबन करके सेना द्वारा वह प्रशासन चलाया जाने लगा। इसी क्रम में आगे चलते हैं, हम देखते हैं अगला भाग आ जाता है आपकी सैनिक विधि, यानी कि मिलिट्री लॉ। मिलिट्री लॉ से पहले तो एक चीज़ स्पष्टतया समझ लिया जाए कि यह जो है पहली वाली मार्शल विधि नहीं है, यह उससे पूरी तरह से अलग है। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है कि सेना में जो तैनात आपके बड़े पद पे जो भी अधिकारी, जैसे आपके कर्नल वगैरह हैं, लेफ्टिनेंट वगैरह हैं, इस तरह के जो अधिकारी जो होते हैं, इन सब के जो आचरण, उनका नेचर और उनकी जो ड्यूटी है, उसको नियमित और नियंत्रित करने वाला ये लॉ है कि इसके द्वारा यूँ समझ लीजिए उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है। सेना के इंटरनल जो भी अधिकारी हैं, उन सब का जो है नेचर, उनकी ड्यूटीज़, उनकी मतलब जो लायबिलिटी है, उनके दायित्व और कर्तव्यों का, उसको नियंत्रित करने वाली है। और सीधी बात, जैसा कि हम अगला देख रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या? उद्देश्य सीधा यही है,
अनुशासन बना के रखना, कहते हैं ना हर चीज़ सिस्टम मैनेज करके रखना, किसमें, सेना में, आपके आर्मी में। और इसी क्रम में आगे चलते हम देखते हैं अगला पार्ट आ जाता है आपका लोक विधि, पब्लिक लॉ। पब्लिक लॉ क्या है? पब्लिक विधि यानी कि लोक विधि, यह क्या है? ये बहुत ही इसे साधारण शब्दों में हम समझ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि राज्य और उसके नागरिकों के बीच संबंधों में अवधारित करती है, संबंधों को अवधारित करती है। जैसे मान लीजिए कोई विवाद है तो उसमें एक पक्ष उस देश का या राष्ट्र का कोई नागरिक होगा और दूसरा पक्ष सरकार यानी कि राज्य होता है। यदि एक विधि, जैसा कि आप देख रहे हैं ना, एक विधि में पक्षकार राज्य है और दूसरा पक्षकार उसका वहाँ का कोई नागरिक है, तो यह राज्य विधि या लोक विधि के अंतर्गत ये इसे माना जाएगा कि यह जो है आपकी सार्वजनिक विधि है। और इसका मतलब ये है ना कि राज्य के संगठन उसके कार्य को यह विनियमित करती है, राज्य के। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो राज्य और उसके अधीनस्थ लोगों के बीच जो संबंध है उसको वह अवधारित करती है। इसमें हमने मुख्य बिंदुओं को लिखा हुआ है। जैसा कि आजकल आप जानते हैं कि हमारा जो राज्य हैं ये सब एक कल्याणकारी राज्य है, तो यह इसका महत्व सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो है आपकी संवैधानिक विधि और प्रशासनिक विधि और दंड विधि आती है, क्योंकि इन सब की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पब्लिक लॉ में होती है। अगला भाग इसका आ जाता है प्राइवेट या व्यक्तिक विधि, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें पक्षकार व्यक्ति ही होता है। व्यक्तियों के और नागरिकों के परस्पर बीच संबंधों को इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे आपका सबसे पहले आज जैसे विवाह हुआ, उत्तराधिकार हुआ, संविदा इसके अंतर्गत, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई विवाह संबंधी वाद है, तो विवाह संबंधी वाद तो आपको पता है एक पति और पत्नी के बीच में होता है। उत्तराधिकार का मामला जो होगा वह जैसे एक पिता और उसके संतानों या भाइयों के बीच होगा, या किसी संपत्ति के बंटवारे को लेकर के होगा। संविदा के अंतर्गत जैसे संविदा जो की जाती है, तो जो दो पक्ष रहेंगे, जो व्यक्ति जो इसमें पक्षकार होंगे, उनके बीच संबंध या उनके द्वारा किसी चीज़ का पालन नहीं किया जा रहा, तो उसके अंतर्गत इन विधियों का प्रयोग या प्रयुक्त होती हैं। जैसे जहाँ पर दोनों, यहाँ पर हो गया क्या, दोनों पक्षकार जो हैं व्यक्ति होंगे और इनके विवाद का निपटारा जो है राज्य इसी विधि के माध्यम से करता है। और जैसे आप देख रहे हैं कि जो आपके विधि शास्त्री बहुत अत्यंत ही प्रसिद्ध केलचंद महोदय और ड्यूगिट महोदय जो हैं लोक विधि, जैसे हम इससे पहले हमने पढ़ा था सार्वजनिक लॉ, लोक विधि, और इसको और ये प्राइवेट विधि को, ये इन दोनों को एक ही मानते हैं, जबकि है ये दोनों अलग अलग। हालांकि बहुत अंतर नहीं है, अगर प्रवृत्ति पर ध्यान दें तो प्रवृत्ति में बहुत अंतर नहीं मिलेगा आपको। और जैसा कि हम इसमें देखते हैं कि जैसे इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रमुख आ जाती है वो आपकी आ जाता है फैमिली लॉ, जिसे हम की पारिवारिक विधि कहते हैं, जिसके अंतर्गत हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ आ जाता है। तो जैसे मान लीजिए मुस्लिम लॉ है, कोई मुस्लिम लॉ के अंतर्गत कोई विवाह संबंधी मामले हैं, तो वह उस विधि यानी कि जो मुस्लिम विवाह अधिनियम इसीलिए बनाया गया है ताकि उससे संबंधित मामले उसी के द्वारा उनका क्रियान्वयन किया कराया जाएगा, यानी कि उस वाद पर उसके द्वारा जो बनाए गए नियम है उसी के अनुसार उसको निपटारा किया जाएगा उसका। सेम यही स्थिति आ जाती है आपके हिंदू लॉ के अंतर्गत। इसी क्रम में हम आगे चलते हुए देखते हैं आपका जो अगला प्रकार आ जाता है वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय विधि, जो बहुत ही हम लोग इसे सुना करते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल लॉ। जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि सामान्यतः राज्यों के बीच, राज्यों यानी कि राज्यों से तात्पर्य किसी देश के राज्य नहीं, कि जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, यहाँ राज्यों से तात्पर्य है राष्ट्र, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिनकी है, यानी कि जैसे भारत हुआ, पाकिस्तान हुआ, चीन हुआ, सऊदी अरब हुआ, इजराइल हुआ इत्यादि। ये जो राज्यों से तात्पर्य है यहाँ पर देशों के बीच जो उनके आपसी संबंधों, कर्तव्यों, अधिकारों को विनियमित तथा
नियंत्रित करती है। यानी कि जैसा कि आप देख रहे हैं जो यूएनओ वगैरह होता है, संयुक्त राष्ट्र संगठन जो है, यूएनओ के जो सदस्य हैं उसमें जो उसकी जो लॉ होते हैं, उसमें जो नियमावली बनाई जाती है, उसको केवल जो उसके सदस्य होंगे जो उसको पालन करने के लिए बाध्य होंगे। जैसे यूएनओ, जैसे इसमें लिखा हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो क्रियाकलाप है, वो जो लॉ बनाते हैं वह उसको पालन करने हेतु राज्य यानी कि वह देश बाध्य होते हैं कि अगर जो देश उसकी विधियों का पालन करेंगे, यानी कि वह अंतर्राष्ट्रीय विधि होगी, यह देशों के बीच रहेगी, जिसकी बाध्यता ये पहले उन देशों के द्वारा यह होगा कि हमें यह स्वीकृत है। यानी कि अगर आप उसके सदस्य हैं तो आपको उसके द्वारा अधिरोपित यह जो विधि है वह आपको स्वीकार्य होगी और उसके जो नियम होंगे वह उनके द्वारा पालन उसका किया जाएगा। यह आपके अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत आ जाती है। इसी क्रम में आगे चलते हुए हम देखते हैं आपकी अगला भाग जो इसमें आ जाएगा वो है आपका आ जाएगा नागरिक विधि। अंतिम जो है आपका नागरिक विधि, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, यह सिविल लॉ जिसको हम कहते हैं। नागरिक विधि किसी भी देश की या राष्ट्र की विधि होती है, ये जो उसके अंदर लागू होगी। और विधि शास्त्र में, जैसा कि हम विधि शास्त्र के ही अंतर्गत ये जितनी विधियों के प्रकार पे चर्चा कर रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं, तो यह मुख्यतः इसी के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। और जिसको कहते हैं ना, किसी भी देश का शासन प्रशासन चलाने हेतु यह अपरिहार्य होती है। ये जो है नागरिक विधि, ये उसके लिए। और जो न्यायालय जो है, सामान्यतः नागरिक विधिवेत्ताओं की विधि होती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो है पूरे अब आपके काइंड्स ऑफ लॉ ये आपका कंप्लीट हो गया है। और वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और इसी के साथ हम अब मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।